बताने जा रहे हैं। तो आज हम जो रूल बताएंगे ये पिछले रूल से कनेक्ट है। तो हम देखते हैं कुछ वर्ड जैसे अलाउ, परमिट, एडवाइज्ड और फॉरबिड, इनका प्रयोग हमने आपको बताया था कि इनके बाद जो आता है जीरेंड आता है। कुछ हमने बताया था अलाउ, परमिट या फॉरबिड, तो एडवाइस, इनके बाद जीरेंड आता है। लेकिन इन वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो इनके बाद जीरेंड नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटिव आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर फादर अलाउड हर गोइंग टू पिकनिक। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बाद अलाउ वर्ड के बाद हर का प्रयोग आया है, यानी ऑब्जेक्ट आया है। अगर इनके बाद इन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इसके बाद जीरेंड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये गलत माना जाता है। हर फादर अलाउड हर, यहाँ पर जो आएगा जीरेंड नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटिव आएगा। हर फादर अलाउड हर टू गो टू पिकनिक। हर फादर अलाउड हर टू गो टू पिकनिक, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए यहाँ जीरेंड नहीं आएगा, इन्फिनिटिव आएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माई मदर फॉरबिड मी स्पीकिंग विद रवि। तो फॉरबिड मतलब मना किया, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबिड। मेरी माँ ने रवि से बात करने से मना किया, तो यहाँ पर फॉरबिड आया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर जीरेंड का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर गलत होगा। फॉरबिड के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अगर जीरेंड आएगा तो ये गलत होगा। तो ये सही आंसर होगा टू स्पीक हो जाएगा। माई मदर फॉरबिड मी स्पीकिंग विद रवि, टू स्पीक विद रवि। यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यही वर्ड थे जिनके साथ जीरेंड आ रहा था, लेकिन यही वर्ड हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आने के बाद जीरेंड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद और इम्पोर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं। एक एन इम्पोर्टेंट रूल, कुछ खास वर्ड जैसे कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड। कांट बियर मतलब जो बर्दाश्त ना कर पाना, कांट बियर किसी चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाना। कांट स्टैंड का भी यही मतलब होता है, बर्दाश्त ना कर पाना। कांट हेल्प मतलब टालना, किसी बात को टालना। तो इन सब के बाद जीरेंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है। कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इनके बाद हमेशा जीरेंड आता है। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बेबी कांट बियर टू लिव अवे फ्रॉम इट्स मदर। एक बच्चा अपनी माँ के दूर नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बियर वर्ड आया है कांट बियर, तो कांट बियर के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, तो यहाँ आएगा लिविंग। अ बेबी कांट बियर लिविंग अवे फ्रॉम इट्स मदर, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पर टू लिव नहीं आएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल है यू कांट हेल्प। कांट हेल्प यानी टालना या रहे बिना उसके रह पाना मुश्किल हो। यू कांट हेल्प टू लाफ यानी बिना हंसे नहीं रह सकते, एट हर फुलिशनेस, उसकी मूर्खताओं पर। तो यहाँ पर कांट हेल्प के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है बल्कि क्या आता है जीरेंड, तो यहाँ पर क्या आएगा और ये सही हो जाएगा। यू कांट हेल्प लाफिंग एट हर फुलिशनेस। यू कांट हेल्प लाफिंग एट हर फुलिशनेस। यहाँ पर इन वर्ड के बाद इन्फिनिटिव आना मना है, यानी इन्फिनिटिव नहीं आएगा, इनके बाद जीरेंड आएगा। कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इन सब के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, ना कि इन्फिनिटिव का। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट रूल समझेंगे, अनदर इम्पोर्टेंट रूल। अब हम जीरेंड का नेक्स्ट रूल समझेंगे। कुछ वर्ड जैसे अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, वर्थ, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड, इन सब वर्ड के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का नहीं। एक बार और देख लेते हैं। अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, वर्थ, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड। जनरली याद ही हो जाएंगे अगर हम थोड़ा 2-4 बार इसको पढ़ेंगे। अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, बर्थ, एनी यूज, सम यूज, नो गुड, नो यूज, एनी गुड, इस तरह के ये वर्ड हैं, इनके बाद जीरेंड आता है, ना कि इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट अवॉइड, ये वर्ड आया अवॉइड, टू ड्रिंक, यहाँ इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ड्रिंकिंग। तो आंसर होगा वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग, वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट माइंड, यहाँ पर माइंड वर्ड आया है, हमने लिखवाया है अवॉइड, माइंड, हेट, वर्थ, तो
तो ही डज नॉट माइंड, तो इसके बाद जीरेंड आना चाहिए ना कि इन्फिनेटिव, इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर आएगा वेटिंग, ही डज नॉट माइंड वेटिंग हर, ही डज नॉट माइंड वेटिंग हर। इस तरह हमने देखा ये कुछ वर्ड जैसे अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, वर्थ, एनी यूज, सम यूज, नो यूज और नो गुड, एनी गुड या मच यूज, तो इन सब के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है ना कि इन्फिनेटिव का। अब हम इसी तरह अदर इसके इम्पोर्टेंट रूल जानेंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा डीपली रूल है, इसको आप ध्यान से समझें। इन जितने भी रूल मैंने बताए अगर आप हल्के में लेंगे तो आप अपना नुकसान खुद करेंगे, तो ये ध्यान से समझिए। जब नाउन या प्रोनाउन जीरेंड के पहले आता है, ये रूल हम पहले भी बता चुके हैं, पजेसिव के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, या ये कह सकते हैं जीरेंड के पहले पजेसिव आता है। जब नाउन या प्रोनाउन जीरेंड के पहले आता है तो वो पजेसिव में होना चाहिए, यानी पजेसिव के बाद जीरेंड आता है या जीरेंड के पहले पजेसिव होता है जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है। लेकिन जब वो नाउन या प्रोनाउन निर्जीव हो, लाइफलेस हो, तो जो हम पजेसिव का अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं वो नहीं लगेगा। जब कोई लाइफलेस थिंग होगी तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द जज एप्रिसिएटेड राम सिंगिंग, हमने बताया जीरेंड का प्रयोग पजेसिव के पहले होता है, पजेसिव आया है और यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। द जज एप्रिसिएटेड राम सिंगिंग, पजेसिव का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है क्योंकि राम इज अ लिविंग पर्सन। तो द जज एप्रिसिएटेड राम सिंगिंग, जज ने राम के गायकी की प्रशंसा की, जज ने राम की गायकी की प्रशंसा की। यहाँ राम सिंगिंग, इसलिए यहाँ पजेसिव आया, अपस्ट्रॉफी एस लगेगा बिकॉज यहाँ पर सिंग जो है लिविंग थिंग आए, लिविंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, दीवार के गिरने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर वॉल वर्ड आया और उसके बाद जीरेंड आया है, तो हमने बताया अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट या थिंग होगी तो उसके में अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, पजेसिव नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। सही आंसर होगा देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉलिंग, द वॉल फॉलिंग, देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन, देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन। यहाँ पर पजेसिव का प्रयोग नहीं होगा, पजेसिव में अपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, द वॉल फॉलिंग केवल आएगा। देयर इज नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन बिकॉज वॉल जो है निर्जीव है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर्स नो फियर ऑफ द ट्रेन्स कमिंग लेट, देर से गाड़ी आने का कोई भय नहीं है, यानी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। यहाँ पर हम देखें देयर्स नो फियर ऑफ द ट्रेन्स कमिंग। अब ट्रेन जो है लिविंग थिंग्स नहीं है, चलती है लेकिन लिविंग नहीं है। जब ट्रेन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पजेसिव में अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना गलत है, तो हो जाएगा द ट्रेन, केवल क्या आएगा द ट्रेन कमिंग लेट। आंसर होगा देयर्स नो फियर ऑफ द ट्रेन कमिंग लेट। यहाँ पर हम द ट्रेन्स कमिंग नहीं लिखेंगे बल्कि द ट्रेन कमिंग लेट लिखेंगे। देयर्स नो फियर ऑफ द ट्रेन कमिंग लेट। यहाँ पर अगर हमने पजेसिव अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा बिकॉज ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ हम पजेसिव का अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। देयर्स नो फियर ऑफ द ट्रेन कमिंग लेट और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरह हमने देखा जब लिविंग थिंग थी तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया था जीरेंड से पहले, लेकिन नॉन लिविंग थिंग होने पर जीरेंड जो आएगा तो उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगाना गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम अपस्ट्रॉफी लगाएंगे निर्जीव चीज़ के साथ जब अगर जीरेंड से पहले तो वो गलत माना जाएगा। तो आई होप ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।